अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है मंडे और आपके दिन का आगाज हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं बीच में। बिल्कुल ऐसी है और मंडे को आपकी एनर्जी का लेवल डिफरेंट होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप एक या दो वीकेंड से आए छुट्टियों के होते बाद हो। आते हैं, बिल्कुल। तो आप एक नई एनर्जी के साथ मंडे का आगाज करें। इस वजह से हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे नॉर्मली मंडे को एनर्जी इस वजह से भी डाउन होती है कि आपकी जो नींद की रूटीन है हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन exactly. होती है, लेकिन हम जब सुबह सुबह आते हैं तो आपको भी अपनी रूटीन हमें देख के कम से कम ठीक करनी चाहिए। एग्जैक्टली और फिर आज हमारे पास सोशल स्टोरीज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो आपकी एनर्जी वैसे ही अच्छी होने वाली है। शुरू करते हैं जी सिंध से। आपको सिंध लिए चलते हैं जहाँ पर थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन जो है वो मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। और ये ट्रेन जब चलेगी तो ज़ाहिर है ये एक टूरिज्म को प्रमोट करेगी, एक बूस्ट अप मिलेगा बहुत ज़्यादा। और आपको फिर पता है कि एक मेजर जगह बन जाएगी सिंध जहाँ पर इस तरह की ट्रेन चलेंगी। और सिंध में थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन जो है मुतारिफ कराने का मकसद भी यही है ताकि आप टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। और सिंध हुकूमत ने जो है वो इसके साथ साथ आपको बताएं कि सियाहत के फ़रोग के लिए ये ट्रेन मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जबकि 8 फरवरी को कराची से रवाना ये आई थिंक हो गई है। फिर ये 8 फरवरी तो गुजर चुका है और वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह इस खुसूसी ट्रेन का उन्होंने इफ्तिताह भी किया। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और छोर के रास्ते से गुजरते हुए बहुत से जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ तक पहुँची और फिर अब आने वाले दिनों में भी पहुँचेगी, जहाँ सयाहों के लिए क़याम का भी बंदोबस्त होगा। और सफ़र के दौरान सयाहों को सिंध के रंगारंग सकाफती विरसे और खूबसूरत सैराई मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका भी मिलने वाला है। और सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक इस सफारी ट्रेन की टिकट 30,000 रुपये फ़ी मुसाफिर मुकर्रर की गई है। टिकट वैसे थोड़ी ज़्यादा है ना? टिकट ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसी है। और रेलवे हुकाम के मुताबिक पहली सफारी ट्रेन की तमाम नशिस्तें पहले ही फ़रोख्त हो चुकी थी और 7 फरवरी को इसका आजमाइशी सफ़र भी किया गया। और ये मंसूबा यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो सफारी ट्रेन है उसके मुस्तकबिल और जो सियाती पुरकशिश है पाकिस्तानी मुकामात को सियाहत के लिए पुरकशिश बनाएगी। और डेफिनेटली जो डेजर्ट सफारी है या डेजर्ट सफारी ट्रेन का जब भी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि हम दुबई की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे डेजर्ट मौजूद हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट वंस अगेन इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन वही बात गजल जो हम करते हैं कि काम तो होता है लेकिन वो करते कराते बाद में पता नहीं वो काम कहाँ चला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो हमें मेरा ख्याल है कि बायसियत पाकिस्तानी के जितने भी अच्छे काम हैं इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और साथ साथ अपनी गवर्नमेंट को भी हमें मेरा ख्याल है कि याद दिलवाना चाहिए कि आपने ये सफारी ट्रेन स्टार्ट की थी, वो कहाँ तक पहुँचा, वो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ तक पहुंची है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए अब एक खबर तो आपने सिंध से बता दी, अब दूसरी खबर मैं आपको पंजाब से बताऊंगा। और पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं जो फिगर्स आपके सामने पेश करूंगा वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि पंजाब के। पाकिस्तान में और पंजाब में ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और माहिरीन का जो फूड फोर्टिफिकेशन है उस पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान में आम खुराक जैसे कि आटा, घी, तेल और चावल अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि जिंक, फौलाद और विटामिन ए और डी से महरूम हैं। और इसी की वजह से पाकिस्तान में जो बच्चे हैं और ख़वातीन हैं उनमें ग़िज़ाई किल्लत तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। पंजाब में क्या सूरत हाल है? पंजाब में 52% बच्चे खून की कमी का शिकार हैं, 70% बच्चों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और 41% ख़वातीन में एनीमिया और 80.5% में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। माहिरीन का कहना है कि ग़िज़ाई किल्लत से बचाव के लिए फूड फोर्टिफिकेशन खुराक में विटामिन और मादनियात शामिल करना ही वाहिद और पायदार हल है। और माहिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पंजाब में भी फूड फोर्टिफिकेशन के लिए कानून साजी करें, क्योंकि सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही इस हवाले से कवानीन मंजूर कर चुके हैं। जिस तरह से आपने अब ये अदाद शुमार बताए हैं ना बाकायदे तौर पर, जिस तरह से विटामिन की कमी है ख़वातीन में भी, बच्चों में भी। और हम देखें आए रोज़ इस तरह की स्टोरीज भी देख रहे होते हैं और इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही होती हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं जहाँ पर जो है मशरूबात बनाए जाते हैं, कलर्स डाल दिए जाते हैं। फिर नूडल्स की आप मिसाल ले लें, जिस तरह से नूडल्स बनाए जाते हैं, कितने शौक से खाती हैं ख़वातीन भी, बच्चे भी। और ये सब चीज़ें आप खा तो लेते हैं लेकिन आपके अंदर जो है वो ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो रही है। अब वैसा आपको माहौल नहीं मिल रहा, एनवायरनमेंट पहले ही हमारा डिस्टर्ब है, ऊपर से इस तरह के खाने, तो बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। इस हवाले से हम यही जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि इस हवाले से थोड़ा सा इसके ऊपर नजरसानी की जाए। तो जी आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं जी एक बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। एक 14 साल बच्ची ने हुआ कुछ यूँ, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है और 14 साल की हैं जुनैरा क़यूम, जो कि यूनिसेफ की यूथ एडवोकेट बराए मौसमियाती
मौसमियाती तब्दीली और लड़कियों के हुकूक के लिए मुंतखब उनको कर लिया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जुनैरा एंड हर फैमिली। जिस तरह से इतनी कम उम्र में, एक तो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनको एडवोकेट जो है वो मुंतखब कर लिया गया, पाकिस्तान का नाम जिस तरह से रोशन किया, उन्होंने COP29 समेत आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2023 में भी जुनैरा मौसमियाती तब्दीली के लड़कियों की तालीम पर असरात के मौजू पर यूनिसेफ की पॉलिसी रिसर्च जीत चुकी हैं। यूनिसेफ के हवाले से तो आपको सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन का ये के साथ मुंसलिक है और ये बच्चों का एक इदारा है जिसमें बच्चों की देखभाल और तमाम तर सूरत हाल देखी जाती है। और यूनिसेफ पाकिस्तान के सरबराह अब्दुल्ला फाजिल ने जुनैरा के किरदार को सराहते हुए कहा कि वो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जुनैरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इससे पहले हमने 2-3 दिन पहले आपकी अलीज़ा हयात से मुलाकात करवाई थी, जो कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की सफ़ीर और वो भी सबसे कम उम्र तरीन सफ़ीर हैं। और ये जब 14 साल में अब जुनैरा बनी है तो ये यूनिसेफ में भी एक अपने तहीं एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है। आपको पता है कि बलोचिस्तान के जो हालात है वो आपके सामने, लेकिन इस तरह से जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा इकदाम है। आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मुनफरिद कारनामे की बात करूंगा। हमारे यहाँ ना मतलब चीज़ों को जिद्दत की नज़र से बहुत कम देखा जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन मेरे पास एक ऐसी टीचर हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, ये स्टोरी है इस वक्त मेरे पास, जिन्होंने मतलब टीचिंग का भी ना एक मुनफरिद अंदाज, एक नया अंदाज सबके सामने रखा है। स्पेन की एक पुरजोश साइंस टीचर वेरोनिका की बात करेंगे, जिन्होंने जो इंसान का लिबास होता है ना, जिसको आप कहते हैं जी के मतलब आप ये कहें कि इंटरनल जो इंसान की सूरत हाल होती है, वैसा उन्होंने लिबास देव तन कर लिया। और ये इस तरह का लिबास उन्होंने ज़ेरे तन किया और 2019 में तदरीस का ये मुनफरिद अंदाज जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उन्होंने इंसानी एनाटॉमी वाला बॉडी सूट, एनाटॉमिकल बॉडी सूट जिसे कहते हैं, पहनकर अपने क्लास के तलबा को जिस्मानी आज़ा की साख समझाने का अमली तरीका इख्तियार किया। ये तदरीसी अंदाज ना सिर्फ बच्चों के लिए दिलचस्प और मौसर साबित हुआ, बल्कि दुनिया भर में जदीद तदरीसी तरीकों में इस तरीके की अहमियत को भी उजागर किया गया कि किस तरह से आप बच्चों को एग्जैक्टली वही चीज़ें समझा सकते हैं जो कि वो समझना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और इंटरनल ऑर्गन्स जो इंसान के होते हैं उसको विद डायग्राम के साथ मतलब वो सूट पहनकर समझाना एक बहुत ही इनोवेटिव सा आइडिया है बच्चों के, मतलब देखिए ना, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है। सो वेल, हम यही जो है विश करते हैं कि बच्चों को इससे भी समझ आ जाए और आगे भी ऐसे तरक्की करते जाए। और अब आपको हम मिलवाते हैं जी आगे बढ़कर एक फ्रॉक से जो कि बहुत ही नाराज और गुस्से वाला है। गुस्से वाला है, ठीक है। और गुस्से वाला हमेशा से वो नाराज रहता है और नाराज ही नजर आने वाला मेंढक है ये, जिसको हम कहते हैं जी ब्लैक रेन फ्रॉग। और जनूबी अफ्रीका के साहिली इलाकों में पाया जाता है ये ब्लैक रेन फ्रॉग। अपनी मुस्तकिल वसीली शक्ल के बाइस इंटरनेट पर इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, जिसको अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये मेंढक ज़मीन के अंदर सुरंगें बनाकर रहने वाला जानदार है जो उमूमन बारिश के मौसम में बाहर निकलता है, बारिश को एंजॉय भी करता है और अगर ये किसी खतरे को महसूस करे तो अपने जिस्म को फुलाकर दुश्मन को खौफजदा कर देता है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर ये सलाहियत है और 20 सेंटीमीटर गहराई तक ज़मीन में दब जाने की सलाहियत भी रखता है। और ये एक नायाब मेंढक है जो बहुत कम देखा जाता है पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है हाँ, इस तरह की ये अफ्रीका में पाया जाता है। अगर पाकिस्तान में इतनी नाराज शक्ल हम देखेंगे तो हम पता नहीं इसका क्या कर देंगे, लेकिन अफ्रीकन है वो इसकी कदर भी करते हैं और वहाँ पे वैसे भी जंगली हयात के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। और ये मेंढक बहुत ही अजीब व गरीब सा है, मतलब जब देखने में भी आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी है ये। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपको अब मैं चक रिपब्लिक ले जाऊंगा, जहां पे 94 साल खातून की एक रंगीन दुनिया उन्होंने बसाई है। चक रिपब्लिक के लोका गांव की 94 साल अनिस्का, जो माजी में एक ज़री खातून थी, अपने गांव को खूबसूरत रंगों में रंगने में मसरूफ़ हैं। ये शौक उन्हें एक रिटायर्ड खातून से मिला जो गांव की दीवारों और खिड़कियों पर रंगीन फूलों के नक्श बनाती थी। अनीसा का कहना है कि मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये पसंद है कि दुनिया को खूबसूरत बनाने में मुझे मदद करनी चाहिए। और वो बहार और गर्मियों में नीले रंग के मुनफरिद फूलों के डिज़ाइन बनाती हैं जो अब आलमी शोहरत हासिल कर चुके हैं। पूरे का पूरा गांव अगर देखा जाए तो उन्होंने इसी तरह से सजाया हुआ है। एग्जैक्टली। और देखिए कि वो 94 साल की हैं और उनकी जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइनिंग की है और वो ये कहती हैं कि आई एम आर्टिस्ट एंड आई एंजॉय इट, मैं बिल्कुल इसको एंजॉय करती हूँ और मुझे इसमें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती और मतलब ये मेरा एक आर्ट है और मैं इसको यूटिलाइज करना चाहती हूँ। और बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, तो हम इनके लिए भी यही विश करते हैं कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दें और आगे भी ऐसे ही ये पेंटिंग्स कर सराहती रहें लोगों को। अब आपको लिए चलते हैं जी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर हुआ कुछ यूं कि बहुत सी खूबसूरत सी एक झील है और उसका कलर भी जो है वो पिंक कलर का है। आपने कभी पिंक कलर की इस तरह की झील देखी हो पाकिस्तान में?
पिंक कलर वैसे खवातीन को बड़ा पसंद है है। ना, एग्जैक्टली कपड़े देखते हैं लेकिन झील नहीं देखते। एग्जैक्टली तो झील जी अब आपको देखने को मिल सकती है, और वो है भी पिंक कलर की, जो मिडल आइलैंड पर वाक़ है। और ये झील अपनी जो है बिल्कुल पिंक कलर की वजह से, गुलाबी रंगत की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में फेमस हुई हुई है। और माहिरीन के मुताबिक इसका रंग जो है माइक्रोलेज और मखसूस बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से है, जो नमकीन पानी में मखसूस केमियाई रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं। और ये झील फ़ज़ा से दिलकश नज़र आती है, यानी कि अगर आप इसको हाइट से देखेंगे तो बहुत खूबसूरत मंजर नजर आएगा और कुदरत के हैरत अंगेज अजायबात में शुमार होती है। बिल्कुल ऐसे जी, फबी आलाई रब्बी को मातुकत ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओ के कभी हम काले कलर की झील देखते हैं, कभी हम गुलाबी कलर की देखते हैं। एक दिन हमने ब्लू कलर की झील आपको दिखाई थी, तो ये पूरी दुनिया से, हाँ सुर्ख पानी, हाँ एग्जैक्टली सुर्ख पानी वाली झील भी आपको दिखाई थी। तो इस तरह की चीज़ें दुनिया में होती हैं और इनको शेयर करने का मौका अगर हमारे यहाँ नहीं है तो पूरी दुनिया में जो कुदरत के मनाजिर, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा कुदरती मनाजिर हैं, लेकिन दुनिया में भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। ख़वातीन औज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। मौसम की बात करेंगे कि मौसम अगले पूरे हफ्ते में कैसा रहेगा। और मौसम की जब बात की जाए तो ये सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा फीकी फीकी गई हैं, स्पेशली अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पंजाब की, सिंध की, किसी भी एरिया में उस तरह से खुल के बारिशों का स्पेल देखने को नहीं मिला। इसका क्या इफेक्ट होगा और क्या आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट जो एक दो वीक्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन तमाम तर के ऊपर बात करने के लिए जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौसमियाती एक्सपर्ट हैं। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जवाद साहब, सबसे पहले तो सवाल यही है कि अगले हफ्ते में इस जो कमिंग वीक है इसमें हमें कोई बारिशें देखने को मिलेंगी पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए बड़े शहरों की तो? जी, बहुत शुक्रिया अमाद भाई। बिल्कुल एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो कल रात से जो है वो पाकिस्तान के मगरिबी इलाकों को जो है वो इफेक्ट करना इसने शुरू कर दिया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर अगर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो चमन, क्वेटा, ज़ियारत, जोब और इसके आसपास के जो इलाके हैं, किला सैफुल्ला के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो हल्की हल्की बारिशें शुरू हो चुकी हैं। और आज 10 तारीख से लेके तकरीबन 13 तारीख तक जो है ये मगरिबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें बलूचिस्तान है। और फिर कल आज शाम या रात से जो है ये सिस्टम फिर पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर तकरीबन 70 से 80% इलाके, गिलगित बल्तिस्तान के, वजीरिस्तान के, केपीके के कई इलाकों में, कश्मीर के कई इलाकों में जो है ये बारिशें, पहाड़ों पर जो है वो अच्छी बर्फबारी देगा। फिर ये सिस्टम मजीद आगे बढ़ता है तो 11 तारीख के आसपास जो है ये अपर पंजाब के जो हमारे इलाके हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकई टेक्सला, मरी के कुछ इलाके, गलियात के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो हल्की फुल्की लाइट रेन जो है वो इस सिस्टम के जेर असर हो सकती है। तो नेक्स्ट कमिंग 3 डेज जो है वो इस सिस्टम के जेर असर रहेंगे और मच नीडेड जो हमें बारिशों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन एरियाज़ में बारिशें रहेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध के जो इलाके हैं वो फ़िलहाल इस सिस्टम से अभी भी महरूम ही हैं। और सिंध में ओवरऑल जो है वो आने वाले दिनों में हवा का पैटर्न जो शिफ्ट होगा इस सिस्टम की वजह से, तो थोड़ा बहुत दिन और रात के औकात में जो है वो टेम्परेचर हल्के-फुल्के बढ़ेंगे। गर्मी थोड़ी-सी दिन के टाइम पे जो है ना हल्का वार्म फ़ील हो सकता है। लेकिन जवाद साहब, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं ना कि नेक्स्ट मतलब अगर इसी वीक की बात करें तो कुछ ऐसे डेज हैं जिनमें बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें ना कि खुलकर बारिशें होना, तो वो अभी तक नहीं हो रही हैं। तो क्या इस हवाले से कोई पेशगोई है कि खुलकर बारिशें ताकि हो जाएं, जो बीमारियां बढ़ी हैं वो भी थोड़ी ख़त्म हो जाए? और जो हमें नज़र आ रहा है, लाइक इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो इस्लामाबाद में आप ग्रीनरी देखें बिल्कुल फीकी पड़ गई है, बिल्कुल दरख्त अगर आप देखें तो कुछ भी वैसा नहीं है जिस तरह से होता था ऐसे महीनों में। बिल्कुल गज़ल ऐसा ही है। देखिए इस दफ़ा जो है वो सर्दी का जो हमारा सीज़न आया है, वो ग्लोबल पैटर्न्स जो है वो शिफ्ट होने की वजह से उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट रहा है। ला नीनिया में अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और आस-पास के जो खित्ते के ममालिक हैं, यहाँ पर सर्दी में बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से कम काफ़ी हद तक हो जाती हैं। इस दफ़ा भी हमने यही देखा, दिसंबर भी मामूल से कम गया, जनवरी भी जो है वो मामूल से काफ़ी हद तक कम गया और इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो फ़ेब में भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, जिस तरह आपने खुल के बारिशों के हवाले से कहा, कि ये जो इस वक्त पैटर्न है ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है। और इसकी कमज़ोर होने के जो इफ़ेक्ट्स हैं ये हमें फ़ेब के आखिरी हफ्तों में, आखिरी दिनों में या मार्च में जो रमज़ान का जो हमारा महीना होगा उसमें काफ़ी हद तक जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तो खुल के जो बारिशें हैं, जो अच्छे जो ताकतवर स्पेल हैं जो मुल्क के बड़े हिस्से को मुतासिर करें, तो स्पेशली इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर इलाकों में यहाँ पर इस वक्त ड्राउट्स के जो है वो सिचुएशन जारी है।
तो इसमें इंशाल्लाह रिलीफ जो है वो हमें काफ़ी हद तक मार्च के महीने में नज़र आना शुरू होगा। अ, फिलहाल ये जो दिन है, ये थोड़े बहुत अभी ऐसे ही चलेंगे, सिस्टम आएँगे लेकिन वीक होंगे, इसलिए थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स होंगे, ज़्यादा इनके इफ़ेक्ट्स बलूचिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ में होंगे। पंजाब और सिंध में जो है इनके इफ़ेक्ट्स मिनिमल रहेंगे। अच्छा जवाद साहब, ये जो पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। 2022 की बात की जाए तो उसमें तो पूरे मुल्क में बर्फबारी भी हुई थी, पहाड़ी इलाकों में, फिर बारिशों का बड़े स्पेल हुए थे। लेकिन 23 और 24 थोड़ा सा उस हवाले से इस तरह रहा कि मार्च में, अप्रैल में, मई में जाके बारिशें हुई और जो गर्मी का सीज़न है वो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड हो गया, मतलब सर्दी का सीज़न, बैग यू पार्डन। सो अब ये पैटर्न इसी तरह चलेगा या इसको वापस उसी तरह आप देख रहे हैं अगले 1-2 साल में, जिस तरह हमारी सर्दियाँ नवंबर से स्टार्ट होती थी और आके फ़ेब में ख़त्म हो जाती थी? देखिए, ये जो है ना, ये पैटर्न अब दोबारा जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अमूमन ये जो पैटर्न होते हैं ये 1.5 2 साल 3 साल तक भी कंटिन्यू कर जाते हैं ग्लोबली। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो एक तो इनकी शिद्दत में काफी हद तक चेंजिंग आ गई है, दूसरा इनका ड्यूरेशन में भी जो है वो काफी हद तक चेंजिंग आ गई है। जिस तरह आपने 2022 की बात करी, तो 2022 में यही लानीना था, जिसमें हमारे यहाँ मानसून में अगर ये लानीना पैटर्न होता है तो काफ़ी अच्छी शदीद बारिशें होती हैं, और हमने देखा भी कि 2022 में जो है वो ज़बरदस्त फ्लडिंग सिचुएशन थी हमारे मुल्क के बहुत बड़े हिस्से में। फिर ये लानीनिया अगर स्ट्रॉन्ग शिद्दत में होता है, तो फिर इसके जो इफ़ेक्ट सर्दी के जो बारिशें होती हैं, उस पे भी वही अबव नॉर्मल बारिशों के ही पड़ते हैं। लेकिन 23 आते-आते ये कमज़ोर हुआ, मानसून का जो सीज़न था वो हमारा इफ़ेक्ट हुआ। 24 में जो है वो एल नीनो पैटर्न आ गया, और अब उसके फ़ौरन बाद जो है वो सर्दी आते-आते एक बार फिर लानीनिया इन्वॉल्व होना शुरू हुआ। लेकिन अगर ये कमज़ोर शिद्दत में हो, वीक स्टेटस में हो, तो फिर ये सर्दी की बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अमूमन ये जो पैटर्न चलते हैं ये 1.5 2 साल, 2.5 साल तक रहते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में, 4 सालों में जो है ये हर 6-8 महीने बाद या मैक्सिमम 1 साल बाद इतने बड़े से शिफ्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि फिर वो सारा जो मौसम है ग्लोबली, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, जिसके इफ़ेक्ट्स हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ में से है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के जो है वो इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से। सही। अच्छा तो जवाद साहब अब ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं ना कि अब आजकल जो मौसम चल रहा है, अब रात को ठंड होती है, सुबह भी किसी हद तक ठंड होती है, लेकिन जो दिन है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप बहुत तेज़ होती है। तो अब क्या ये पैटर्न हम ये समझे कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी फिर ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी एक्सटेंड हो जाएगा उसका पीरियड? जी बिल्कुल गज़ल, देखिए, सर्दी का जो सीज़न है मिड ऑफ ऑलमोस्ट फ़ेब हम गुज़ार रहे हैं अभी, और ये तकरीबन 70-80% जो है वो पाकिस्तान के जो हमारा जो सर्दी का जो सीज़न होता है ये अब गुज़र चुका है। स्पेशली जो हमारे सदर्न एरियाज़ हैं, कराची समेत जो हमारे साहिली इलाके हैं, यहाँ पर तो अब दिन में जो है वो गर्मी होना शुरू हो गई है, टेम्परेचर 30-31 डिग्री तक भी जा रहा है, और आने वाले दिनों में जो है ये मज़ीद आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि फ़ेब का एंड आना शुरू होगा, मार्च आपको पता है कि हल्का-फुल्का गर्म होना शुरू हो जाता है, बाहर का मौसम आ जाएगा, तो उसमें यही होता है कि रात के टाइम पे जो है वो हल्की-फुल्की रहती है। टेम्परेचर्स जो है वो 10, 12, 13 डिग्री, जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट्स में 9-10 डिग्री के आस-पास रहता है। लेकिन दिन के टाइम पे जो है वो अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएँगे। उन इलाकों में अभी 24, 25, 26 है, और आने वाले हफ्तों में जो है ये मज़ीद बढ़ेगा। जैसे-जैसे सर्दी का सीज़न खत्म हो रहा है, हम बाहर के मौसम की तरफ जा रहे हैं, मार्च की तरफ जा रहे हैं, और मार्च का एंडिंग फिर आपको पता है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो गर्मी प्रॉपर जो है वो गर्मी के स्पेल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जवाद साहब, ये जो पैटर्न है ये डेफिनेटली चेंज होगा और ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं। अगर ओवरकम करने की बात की जाए तो किस तरह से हम इसको ओवरकम एग्जैक्टली। कर सकते हैं और वापस अपने पैटर्न में आ सकते हैं? देखिए अहमद भाई, ये जो ओवरकम करने की बात आपने कही है, ये वैसे तो बहुत वो है, लेकिन देखिए ये जो सिचुएशन हुई है, ये जो पैटर्न्स चेंज होना शुरू हुए हैं, जिस स्टेज पे आज हम मौजूद हैं, ये कोई रातों रात ये सिलसिला नहीं हो गया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से शुरू हुआ है, आज से 100 सवा 100 साल पहले, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते चले गए, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बढ़ाते चले गए। तो ये इतने लंबा अरसा, समझे 1 सदी लगी है इस चीज को यहाँ पर इस स्टेज में आने में। अगर इसे ओवरकम करने की बात की जाए, फौरी तौर पे अगर क्लाइमेट इमरजेंसी के उस पे भी अगर हम इकदामात करना शुरू करें, जिस तरह हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है, प्लांटेशन को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी बेसिस पे, ना सिर्फ बढ़ाएं बल्कि जो ऑलरेडी जो हमारे पास जो प्लांटेशन मौजूद है, जो दरख्त मौजूद है, उन्हें प्रिजर्व करें। हम देखते हैं कि आजकल जो है वो आप देखें कि जगह जगह जो है वो दरख्त काटे भी चले जा रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है, तरक्की करना ज़रूरी है, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें ख़त्म किया जाता है, शायद उतने हिसाब से जो है उन्हें
उनका रिबटल नहीं मिलता है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो हम देखते चले जा रहे हैं। अगर फौरी तौर पे इस वक्त भी ऑन द स्पॉट अगर हम ये सारी चीजों को रोकना शुरू करें, काम करना शुरू करें, तो कम से कम भी 20-25 साल लगेंगे इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता टेबल्स को टर्न होने में। लेकिन शायद हमारे लिए इतनी ज्यादा वो ये फायदेमंद ना हो, लेकिन हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्टली। अगर मौसम इसी तरीके से खराब होता चला गया तो देखिए हमें तो नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, हम में से बहुत सारे लोग अपनी आधी जिंदगी शायद गुजार भी चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये परेशान कुन है। अगर आज हम रोकते हैं तो फायदा उन्हें है, अगर आज हम इन चीजों को नहीं रोकते और इसी तरीके से चलने देते हैं तो उन आने वाली नस्लों के लिए जो है वो बहुत सही, ज्यादा ज़ाहिर है मुश्किलात बढ़ जाएंगी। थैंक यू सो मच। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और सिर्फ डिस्कशन हम कर रहे थे ओवरऑल वेदर के ऊपर, क्योंकि अब उन्होंने भी यही कहा कि शायद अब बारिशें जो हैं वो उस तरह से नहीं बरसेंगी जिस बिल्कुल तरह से ऐसे ही है। पिछले पैटर्न्स में बढ़ती थी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस। अगर अब सियासत की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ। पार्टी की क़यादत की जानिब से इदारों से टकराव से इज्तनाब का ऐलान किया गया, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद में तैयारी के साथ आने का अंदिया भी दिया। दूसरी जानिब इमरान खान का फौजी क़यादत के नाम दूसरा खुला खत, जिसमें उन्होंने अवाम में फौज के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत पर तशवीश का इजहार किया। आखिर PTI की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? पार्टी के जलसे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कारकुनान की कम तादाद के पीछे क्या वजूहत थी और क्या इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज कोई नया सियासी बहरान पैदा कर सकता है। इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा आमिर मुगल साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आमिर साहब। 8 फरवरी 2024 के बाद फिर 8 फरवरी 2025 का एक टाइम पीरियड गुजरा, फिर उसमें हमने देखा फॉर्म 45, फॉर्म 47, फिर गिरफ्तारियां, फिर इसके साथ साथ धांधली के इल्जामात भी लगे। आप लोगों का जलसा हुआ, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा रहा आपका जलसा, क्योंकि जिस तरह हमने भी इंट्रो में कहा कि बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, जलसा तो हर एतबार से तारीखी भी था, कामयाब भी था। और मैंने देखा है कि 26 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में आवाम निकली, लाखों का मजमा था और किसी भी लिहाज से इस जलसे को नाकाम नहीं करार दिया जा सकता। मैं तो हैरान हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतनी तो जुर्रत है नहीं कि वो इस जलसे के विजुअल्स दिखा सके, इस जलसे की वीडियोस दिखा सके और उसके बाद पता नहीं किसके हुक्म पे बैठ के तो फिर इस पे डिस्कशन शुरू हो जाती है। जलसा अच्छा नहीं था, जलसा कामयाब नहीं था। अगर लाखों लोगों का जलसा कामयाब नहीं होता तो फिर आप ही मुझे बता दें कि वो कौन सा जलसा होता है जो कामयाब होता है। क्या उस जलसे को कामयाब कहते हैं जिसमें लोग नहीं आते? क्या उस जलसे को कामयाब कहते हैं जिसका चार्ज क्राउड नहीं होता? क्या उस जलसे को कामयाब कहते हैं जिसे पटवारियों, तहसीलदारों और थानेदारों के जरिए बेजान लाशों के साथ खिताब किया जाता है, जिस तरह नवाज शरीफ ने लास्ट टाइम पे लाहौर में किया था, मीनार पाकिस्तान में? तो ये बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा कामयाब जलसा था, बड़ा चार्ज क्राउड था और लोग 26 नवंबर के बाद लोगों का जज्बा बढ़ा है, लोगों का गुस्सा बढ़ा है, लोगों की मज़ामत बढ़ी है इस निज़ाम के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ जो 8 फरवरी को 2024 को डकैती मारी गई थी, जो अवाम का हक लूटा गया था। तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद अवाम निकले थे, उन्होंने अपना वोट इमरान खान को दिया था, नजरिए को दिया था और हकीकी आज़ादी को दिया था। तो बहुत बड़ा जलसा था, मैं आई विटनेस हूँ, मैं जलसे में मौजूद था और इसे हर एतबार से एक तारीखी जलसा करार दिया जा सकता है। अच्छा मुगल साहब, एक तो हौसला अफजा बात ये भी है कि आपने लाहौर में भी जलसे की कॉल दी थी, लेकिन वो मेरे ख्याल इजाज़त नहीं मिली, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। इससे पहले जब इजाज़त नहीं मिलती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ से आती थी, दूसरी तरफ से कंटेनर्स आते थे। सो मुस्तकबिल में हम इसी तरह देखेंगे कि अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो आप फिर जलसा नहीं करेंगे या फिर क्या होगा? हल्कों में तो किया गया है ना हाँ। MNS PS की जानिब से। देखें, बात यह है कि ये हुकूमत दो, इसका दोगला पन है, इसका मुनाफिकाना एक चेहरा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ अवाम नहीं है, तहरीक इंसाफ के साथ अवाम लिखने को तैयार नहीं है, लोग तहरीक इंसाफ को मानते नहीं है। और दूसरी तरफ जैसे ही तहरीक इंसाफ किसी जलसे का, किसी जुलूस का, किसी रैली का ऐलान करती है, इनकी दौड़ें लग जाती हैं, दफ़ा 144 लगा देते हैं, पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं, घरों से माओ बहनों बेटियों तक को उठाना शुरू कर देते हैं, बच्चों तक को उठाना शुरू कर देते हैं, घर बार लूटना शुरू कर देते हैं। तो असल में ये तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा है। असल में इन्हें पता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, ख्वाह वो सिंधी है, पंजाबी हैं,
ख्वाह वो कश्मीरी हैं, ख्वाह वो पख्तून हैं, ख्वाह वो बलोची हैं, ख्वाह वो सराइकी हैं, ये सारे जो है वो इमरान खान के साथ हैं। और ये जो दफ़ा 144 लगाते हैं, जो जुल्म सितम करते हैं, इससे साबित होता है कि तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है। अब आप 8 फरवरी को देख लें, पंजाब में इन्होंने एनओसी नहीं दिया जलसे का, और उसके बाद जिस तरीके से पकड़ दक्कड़ शुरू हुई, जिस तरीके से गिरफ्तारियां शुरू हुई, जिस तरीके से हमारे एक एमएनए हैं डेरा गाजी खान से उनको उठा के उनको बहुत तशद्दुद किया गया। अगर आपने उनके विजुअल्स देखी हो, उनकी तस्वीर देखी हो, तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि अवाम के दिल, चाहे वो पंजाबी हो या पख्तून हो, सिंधी हो या बलोची हो, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ ही धड़कते हैं। अच्छा आमिर साहब, अभी इस वक्त आपके कौन कौन से रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार हैं? क्योंकि मेहर बानो कुरैशी के हवाले से कहा जा रहा था, फैसल चौधरी के हवाले से भी कहा जा रहा था, और दूसरा ये आपने दफ़ा 144 के हवाले से बात की। हमने देखा कि अताउल्लाह तारड़ भी जलसा कर रहे थे, 4-5 लोग तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही लोग थे वहाँ पर। फिर हमने देखा नारोवाल में एहसन इकबाल साहब भी खिताब कर रहे थे। कि आप लोगों ने नहीं पूछा डीसी से कि ये सिर्फ पाबंदी आप लोगों के लिए थी? देखें जी, फैसल चौधरी को भी छोड़ दिया गया था, महर बानो कुरैशी को भी उसी दिन छोड़ दिया गया था। बात यह है कि ये दफ़ा 144 जो है ना, ये बड़ी सियानी है। ये सिर्फ इम्पोज होती है तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान पे। ये ना नून लीग पे इम्पोज होती है, ना पीपल्स पार्टी पे इम्पोज होती है, ना किसी और दूसरी सियासी पार्टी पे इम्पोज होती है, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या मजहबी पार्टी पे इम्पोज नहीं होती है। सिर्फ नई एक दफ़ा 144 मुतारफ हुई है पाकिस्तान में, जो जब भी एग्जीक्यूट होती है तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ पे एग्जीक्यूट होती है। तहरीक इंसाफ के अलावा एक साइड पे, एक ही दिन में, एक ही लम्हे में, एक ही शहर में, एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में तहरीक इंसाफ पे ये नाफिज हो रही होती है और किसी दूसरी पार्टी पे नाफिज नहीं हो रही होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है, ना कानून है, पाकिस्तान में इस वक्त फस्तायत का राज है। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बातें हो रही थी, मुलाकातें भी हुई फजलुर रहमान साहब से, शाहिद खकान अब्बासी साहब से। अब ये जो 8 फरवरी का दिन था, इसमें आपने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को क्या अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि वो तो इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे? देखें जी, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पे काम हो रहा है। कुछ जमातें तो हमारे साथ स्टेज पे मौजूद थी, जिस तरह महमूद खान अचकज़ई हैं, साहबजादा हामिद रजा हैं। तो कुछ जमातें जो हैं अभी उनका हमारे साथ फॉर्मल इत्तेहाद हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इस पे मजीद डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक। सही। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने को हमने देखा काफ़ी वो गरजे बरसे, और उन्होंने सिपा सलार को कहा कि आप इन चोर डाकुओं का साथ छोड़ दें, हमारा साथ दें। फिर उसके बाद जुनैद अकबर साहब के भी बयानात, उन्होंने कहा कि अब जो है वो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलेंगे। आप नहीं समझते कि अब आपकी पार्टी की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ये इल्ज़ामात है, ये छाप है आपके ऊपर कि आप जब भी निकलते हैं तो धमकी के साथ निकलते हैं, हम ये कर देंगे, इस तरह से चढ़ाई कर देंगे। अब कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आपकी पार्टी की भी बनती है कि थोड़ा सा आप जो है वो अपना एक मकाम, अपनी एक पोजीशन, थोड़ी सी स्ट्रेटजी को आप तब्दील करें, रिविजिट करें आप। देखिए जी, बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मुझे आप बताएं, 24, 25, 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ का कत्लेआम किया गया, हमें डी चौक में गोलियों से भून दिया गया। तो क्या को मुकाबले में किसी फोर्सेस के जवान को भी गोली लगी है? अगर तो तहरीक इंसाफ मुसल्ला होती, तहरीक इंसाफ के पास असलहा होता, तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात होती, तो फिर तो दोनों तरफ से लोग कत्ल होते ना। जी। तो तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी गैर मुसल्लह जदोजहद कर रही है। तहरीक इंसाफ को तो जुल्म का निशाना बनाया जाता है। तो क्या तहरीक इंसाफ अब इतना भी ना किए कि अगर हमारे पास जुल्म हुआ, हमारे साथ जुल्म हुआ, तो हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे? इसको तो हम मेरे ख्याल में ज्यादती नहीं कह सकते। हम इसको तो दहशतगर्दी नहीं कह सकते कि अगर कोई जमात इतनी शहादतों के बावजूद भी गैर मसल्ला होने की बात कर रही है, इसके बावजूद भी वो सियासी जदोजहद की बात कर रही है, इसके बावजूद वो इतना जरूर कह रही है कि हम मरने के बावजूद भी बाज नहीं आएंगे, हम फिर आएंगे इस्लामाबाद, अपना हक लेने आएंगे। हम कोई मुसल्ला चढ़ाई की बात नहीं कर रहे, हम कोई मुसल्ला जदोजहद की बात नहीं कर रहे, हम एक पुरअमन गैर मुसल्ला सियासी जदोजहद की बात करें। ठीक हो गया आमिर मुगल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे कि हम तो पुरअमन जलसों की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, धरनों की बात करते हैं, और फिर
26 नवंबर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि हमारे बहुत सारे कारकुनान उनके मुताबिक शहीद हुए हैं और दूसरी तरफ से क्या कुछ हुआ वो आपको मालूम है। इस तमाम तर इशू के ऊपर डिटेल से बात की हमने आमिर मुगल साहब से। यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। सह मुल्की सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसके पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने मेज़बान पाकिस्तान को, मतलब ये है कि अब पाकिस्तान बुरी तरह हार गया। 78 रन से जो है वो न्यूजीलैंड जीता है, जहां एक तरफ न्यूजीलैंड के गैलन फिलिप्स की शानदार बैटिंग, हाँ जी, और दूसरी तरफ मैट हेनरी की जबरदस्त बॉलिंग ने अपनी टीम को जीत दिलाई है। वहीं पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बात की जाए तो वो बिल्कुल उनको नाकामी हुई है और बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है और उस पर बहुत से सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। इस वक्त बहुत सवालात उठा रहे हैं लोग, और सबसे अहम कि कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो गए, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम दिया जाएगा। ये बहुत सारे अब सवालात हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, ये हम सारे जानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गजल ने कह दिया 78 रन से हमें शिकस्त हुई, लेकिन सर कल मैं एक मैच देख रहा था इंडिया और इंग्लैंड का। इंडिया अपनी होम कंडीशंस में इतनी खतरनाक टीम है कि वो 40 ओवर तक ऑलमोस्ट मैच खत्म कर चुके थे, और हमारे यहाँ टुक टुक वाला माहौल होता है। एक एंड से फ़खर जमान छक्के लगा रहे थे और दूसरे एंड से हर बंदा आपका बाबर आजम से लेके खुशदिल शाह तक जो हमारे फिनिशर हैं वो सब टुक टुक करके उसके बाद जब प्रेशर बढ़ाया अपने ऊपर तो उसके बाद आउट हुए। हम किस डगर जा रहे हैं सर? बिल्कुल बस हम उस डगर पे जा रहे हैं जहां पे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया गया है। पाकिस्तान टीम जैसी टीम कोई है ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी टीम यही टीम है। और जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कि आप कैसे अपना मुंह छुपाएं कि आप इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस टीम का किंग का ये हाल है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट में 23 गेंदें खेल के 15 रन बनाता है, और उस टीम की जो टेल है इब्रार, वो 15 गेंदें खेल के 23 रन बनाता है। समझ रहे हैं? वो 23 गेंदें खेल के 15 रन, वो 15 गेंदें खेल के 23 रन, वो एक चौका लगाता है किंग और इब्रार 4 चौके लगाता है। तो आपको पता चलता है कि आपकी क्रिकेट की डायरेक्शन कहां जा रही है। इंडिया का जो सीनियर खिलाड़ी है, कप्तान है रोहित शर्मा, वो जो है 19 गेंदों पे जो है वो 90 रन बनाता है कि 7 छक्के लगाता है 12 चौके, तो ये टोटल 19 गेंदें होती हैं जिन पे बाउंड्रीज की मद में वो 90 रन बनाता है। 76 गेंदों पे सेंचुरी बना लेता है, वनडे क्रिकेट की 32वीं सेंचुरी बना लेता है। और आपका किंग 19 सेंचुरियों के साथ खड़ा हुआ है। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, और 19वीं सेंचुरी 2022 में लगाई थी आई थिंक सो उन्होंने। सॉरी टू कट, मैं वही बता रहा हूँ। 19 सेंचुरी में से 11 सेंचुरी जो है वो 5 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 3 श्रीलंका के खिलाफ, 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 1 आयरलैंड के खिलाफ। 19 में से 11 तो आप छोटी टीम और कमजोर हरीफों के खिलाफ बनाते रहे। ये आपकी क्रिकेट है। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा जट साहब, ये भी बताएं कि हमने जिस तरह देखा कि स्टेडियम तो बहुत खूबसूरत था, जिस तरह से तकरीब हुई वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो हमें बिल्कुल पुरानी नज़र आई है। और जिस तरह से अभी आप बाबर आजम के हवाले से भी बात करें, दीगर भी खिलाड़ियों के हवाले से डिस्कशन किया हसनैन ने, अब आपको क्या लगता है कि ये जो कहा जा रहा था ना कि चेंजिंग्स होंगी, क्या यही स्क्वाड या फिर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि चेंजिंग होगी तो होनी चाहिए या फिर हो सकती है? मलिक साहब, मामला ये है कि ओपनिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये पहला मैच जो है बड़ा खूनी मैच साबित हुआ। जो रचिन रविंद्रा है उनके सर पे बॉल लगा, वो स्टिचेस लगे, बाकायदा ब्लड जो है वो ग्राउंड पे गिरा। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट के दिल खून के आंसू हुआ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर, बिल्कुल फैंस मायूस हुए, छोटे मार्जिन से आप हारते, 78 रन से आप हारे हैं। आपको जो है उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया और उसके बाद आपको रन ही नहीं बनाने दिए। तो मैं ये समझता हूं कि अपनी टीम का, हरीफ टीम का सर से खून बहा, लेकिन आपके शायकीन क्रिकेट का दिल से खून बहा। तो जहां दिल से इतना खून निकला हो वहां आपकी क्रिकेट जख्मी। और जो आप बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे समझ नहीं आता इतना झूठ क्यों बोलता है, लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंकता है। हसनैन को याद होगा, आपको याद होगा, पूरे पाकिस्तान को याद होगा, पूरी क्रिकेट की फर्टैनिटी को याद होगा कि जब साइम की इंजरी हुई इन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, बड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं और बस साइम फिट हो जाएगा। वो नहीं फिट होना था। जब वो अनफिट हुआ था तभी पता चल गया था कि इसकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो इंजरी बड़ी सीरियस थी। अब हारिस जो है सही हारिस रऊफ, इनकी इंजरी, ये इंजरी 4 से 5 हफ्ते से पहले सही नहीं होनी। खुद क्रिकेट बोर्ड अपनी प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि उनको स्प्रेन हुआ है। एक होता है स्ट्रेन, एक होता है स्प्रेन। स्प्रेन जो बीमारी होती है, मतलब इंजरी होती है स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स साइंसेज में एमएससी है मेरा, ये होता ये है कि जो आपकी 2 हड्डियां कनेक्ट कर रही होती हैं, उनका जॉइंट होता है, जो उसके अंदर इंजरी पैदा होती है तो वो होता है। तो इसकी जो ये चेस्ट है, चेस्ट की जो 2 आपका जो केज बनता है जाके,
वो हड्डियां कनेक्ट हो रही है, वहां पे वो इंजरी है। 4 से 5 हफ्ते इसकी ट्रीटमेंट में लगते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट का एक फार्मूला होता है, बड़ा कॉमन सा है, वो राइस कहलाता है कि R फॉर रेस्ट, C फॉर कंपैरिजन और फिर इवैल्यूएशन। इस तरीके से ये करके 4 से 5 हफ्ते के बाद आप सही होते हैं। तो किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? क्या पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर बाहर नहीं हुआ? क्या हेजलवुड बाहर नहीं हुआ? क्या जनूबी अफ्रीका का नोरकिया बाहर नहीं हुआ? क्या इंडिया का बुमराह बाहर नहीं हुआ? तो अगर एक हारिस रऊफ बाहर हो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? सच तो बोले। अभी आप छुपते फिर रहे हैं कि जी साइम अयूब नहीं है तो हमारी टीम का ये हाल हो गया। यानी कि आप कहते हैं कि आपकी टीम एक खिलाड़ी पे खड़ी होती है। दुनिया में तो अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया में उनका कप्तान पैट कमिंस, उनका फास्ट बॉलर हेजलवुड और उनका स्टाइलिश ऑलराउंडर ऐलान हुई टीम से बाहर हो गया। उसने अपना जो है ना वो रिटायरमेंट ले ली। टीमों को फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ पाकिस्तान में है एक्सक्यूज बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर आपने बॉलिंग की बात की तो हारिस रऊफ आपको तो थोड़ा मैच से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में 84 रन लगाने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम, और एक ग्लेन फिलिप्स थे जो हमसे काबू नहीं हो सके। पूरे मैच में 45 ओवर्स तक पाकिस्तान की गिरफ्त, अगर 45 ना भी कहें 40 ओवर्स तक पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत थी, लेकिन उसके बाद बॉलर्स को हमारे क्या हो गया? जो भी आ रहा था थोक के हिसाब से रन खा रहा था। देखिए, शाहीन एक बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं। इस मैच में 3 आउट उन्होंने किए हैं, लेकिन बिल्कुल ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका प्राइम बॉलर जो है वो आखिरी ओवर में 23 रन दे देता है। अपने आखिरी ओवर में 7 ओवर में जाके अगर आप शाहीन की बॉलिंग देखेंगे तो बड़ी नपीतुली बॉलिंग की, उसने कंट्रोल करके रखा। आखिरी ओवर उसका जो पिट गया 23 रन का, वो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। आपका दूसरा जो जिसको आपने जो है जमीन आसमान उसकी शान में कसीदे पढ़ के एक किए होते हैं, नसीम शाह। आप देखें, नसीम शाह ऑफ कलर नजर आया। नसीम शाह 70 रन दे गया, विकेट लेस रहा। फिर आप पूरे मैच में एक इब्रार ने इंप्रेसिव बॉलिंग की। खुशदिल शाह को जिसको आप लेकर आए हैं, वो जब पिटाई खा गई तो उसके बाद आपके कप्तान फरमा रहे हैं कि जी वो 5 ओवर का बॉलर है, उससे हमें ज्यादा कराने पड़ गए क्योंकि हारिस अनफिट था। यार किस तरह की एक्सक्यूजेस बना रहे हैं भाई। आप जब हम सब चीख रहे थे कि आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत है, तब आपको समझ नहीं आ रही थी। अब आप ये कह रहे हैं कि वो 5 ओवर का बॉलर है, तो भाई किसने कहा था आपको 5 ओवर का बॉलर लेके जाओ? किसको? आपको नहीं पता था कि मैच में तो सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है? तो पाकिस्तान क्रिकेट की ये है डायरेक्शन। सही। अच्छा शोएब साहब, इससे पहले भी आप कह रहे थे ना, जिस तरह से फैंस जिस तरह मायूस हुए हैं ना, ये भी देखने वाली एक चीज़ थी। और जिस तरह बाबर आजम नाकाम, मिडल ऑर्डर नाकाम और तमाम तर खिलाड़ी और पहली परफॉर्मेंस थी। और न्यूजीलैंड ने तो इस तरह से, अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए, ऐसे लग रहा था कि ये उनका अपना घर है। और जिस तरह फिर बॉलिंग कंडीशंस की बात करें, इस तरह से उन्होंने कंडीशंस को समझा, यूटिलाइज किया कि देखने वाला था। आप क्या समझते हैं, क्या मसला असल में था कहाँ पर? रेगुलर स्पिनर नहीं था, रेगुलर ओपनर नहीं था, या फिर ये जो बैलेंस था ये ठीक था? आप समझते हैं? और साथ फिनिशर का भी बता दीजिएगा, फिनिशर खुशदिल शाह की इनिंग्स आपको कैसी लगी? यार हसनैन और मलिक साहब, मसला ये है कि मैं कहां से कौम का गम कहां से बयान करना शुरू करूं। आप कहती है कि मसला कहां से था? मसला नहीं, वो कहते हैं ना कि दाल में कालक नहीं है, ये तो पूरी दाल ही काली है। यहाँ पे तो पूरा निजाम ही तबाह है। सिलेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक। सिलेक्शन हुई जब खिलाड़ी सिलेक्ट किए, एग्जीक्यूशन थी जब आपने मैदान में जाके परफॉर्म करना था। सिलेक्शन से एग्जीक्यूशन तक सिर्फ और सिर्फ तमाशा हुआ है, खेल तो हुआ ही नहीं है, खिलवाड़ हुआ है। आपने अच्छे खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किए, उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। आपको नहीं पता कि टीमें जो है, आप बॉलिंग कार्ड जाके देखें, उनके स्पिनर्स ने आपका काम तमाम कर दिया। वो सेंचुरी भी बनाता है और आपके जो है ना मेन बैट्समैन जो है वो फखर नमान को भी ले जाता है। सही है। इसी तरीके से उनके आप देखें कि उनका सेक्टर आता है, वो भी आपको अपसेट कर जाता है। उनके स्पिनर तो आपको लेके बैठ गए और आप तैयारी करके ही नहीं गए थे, आपको पता ही नहीं था कि क्या होना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी सिलेक्शन से एग्जीक्यूशन तक कुछ अच्छा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की लॉटरी लगी हुई है। जनूबी अफ्रीका का आज मैच है। जनूबी अफ्रीका जब पाकिस्तान के साथ खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, उसके 9 खिलाड़ी उस स्क्वाड में नहीं होंगे। बी नहीं, सी स्ट्रेंथ के साथ जनूबी अफ्रीका आपके साथ खेलेगा जब आप 12 तारीख को इससे टकराएंगे। अब अगर वो मैच आप जीत जाते हैं तो भी आपको मसला ये है कि ये 78 रन की शिकस्त जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, ये आपको फाइनल की दौड़ से बाहर कर सकती है। अब आपको मैच ही नहीं जीतना होगा। आज के मैच का नतीजा उसके बाद फिर डिपेंड करेगा कि रन रेट कहां पे खड़ा होता है। अगर आज जनूबी अफ्रीका जो है वो हार जाता है, पाकिस्तान से जीत जाता है, तो मामला बड़े अजीब से हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत कैलकुलेशन के साथ चलना पड़ेगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जट्स को भी पता है टाइम की बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंस होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है, गजल तो ब्रेक नहीं लेना चाहती, लेकिन हम ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। बात करेंगे मौसीकी की दुनिया की। मौसीकी की दुनिया की कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिलों पर राज कर जाती हैं, और ऐसी ही
एक शानदार आवाज़ की मालिका अनीसा लीना आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी मुनफरिद मौसीकी से ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान में भी नाम बनाया। और हाल ही में हमने उनको पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अली जफ़र के साथ देखा और उसके बाद पाकिस्तान दीगर में सेलिब्रिटीज भी उनके साथ मौजूद थी। एग्जैक्टली उसके बाद पाकिस्तान में अनीसा लीना के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हुई और आज हमने कहा कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अनीसा से। एग्जैक्टली और अनीसा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप मॉडल भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं और जिस तरह से आपने न्यूयॉर्क टू लाहौर गाना किया है, एक पावरफुल मैसेज भी ये जनरेट करता है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अनीसा मौजूद है। अनीसा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हाउ आर यू टुडे? Thank you so much for having me. I'm really happy to be here. I'm doing well. It's kind of late here in New York City, but of course, I'm excited to start the morning off with you, son. So, Anisa, tell us about your music style and your genre, in which genre you're working in. Well, okay, I love playing guitar since I was a young girl. That's all I ever played. Metallica, electric guitar. And then as I've gotten older and started singing with my guitar, I would say it's a lot more pop. And I think that's something I've seen in Pakistan as well, as like the pop genre emerging. Good, great. Acha, Anisa, we are very glad to have you on board. And first of all, we are very excited to know about your journey. How did you become a singer? When and why you start the journey? And when and why you become a singer? Why did you choose this music industry? Can you tell us? I feel like it chose me. I'm not gonna lie to you. I mean, there's some ups and downs to the music industry, but I just focus on why I love to do it at the end of the day, and that's because when words fail, music speaks. I truly believe that. But when I was 8 years old, I picked up the guitar, and then I never sat it down. And I think that throughout my years, every time I had any hardship or my family, my loved ones had any difficulty, music was that saving grace. And that's when I realized it's more than just my hobby. It's something I want to do and share with others on a stage. So in recent videos of you and Ali Zafar together, so I personally think that you are bridge between American industry and Pakistani industry, music industry I'm talking about. So what is the difference between American music industry and Pakistan music industry? I mean, being an American Pakistani girl, I definitely had a difficulty growing up and choosing, well, being kind of forced to choose one or the other. And I think for me right now, it's you don't have to choose. And so I see the difference being in previous years that Pakistan is so deeply rooted in Sufi music or classical music. But with American record labels creating branches in Pakistan, such as Sony, Universal, Warner, starting out there in the most recent couple of years, there's a growing love for hip hop and kind of like just different types of music for the upcoming generation. So I think for me, it's a good opportunity to really just enter the Pakistan music industry with my pop music. So that's very great. Anisa, can you tell us, since your song New York to Lahore gaining too much popularity, what are the reason behind it? And one thing more addressed as well as there is a message about women empowerment. How this message is very important to you? There's so much I could say. I'm trying to keep it short, but with New York to Lahore, I just wrote this honestly because I wanted to write it. A lot of artists, a lot of my own mentors in Pakistan, when I was there recording and writing the song in Lahore this past October, they said, don't do this. Don't sing in Urdu. Don't try it. Your accent's American, gory. You'll never be able to. And I said, it's just a language. I'm still saying the same thing. You can still understand me. Just because I have a little bit of an inflection differences doesn't mean I should stop. And that kind of goes to the meaning where, as a girl, I feel like there's a lot of barriers due to certain gatekeepers, or maybe you're shy to try something that is against maybe the societal normality for what a female should do. And I think for me, my song, New York to Lahore, symbolizes you don't have to listen to what other people say. Do what you want, because you'll never make anyone or everyone happy. So might as well make yourself happy. And especially as a girl in Pakistan and America, I see the similarity. It doesn't matter if you're in Pakistan or America. As us females, we really have to just stand by our heart and what we want to do and just do it. You're absolutely That's it. right, and you're absolutely right and spot on. Please tell us about Ali Zafar. How do you work with Ali Zafar, and what sort of experience? Memorable moments. I know, Ali Zafar, But he's a dear friend. I heard from you, Anisa, that initially you have no idea who Ali Zafar is, isn't it? I hope he's not listening, but yeah, no, he knows this now. Like when I got the call to be in his music video, I said, "Who's that? I don't think I want to do this. I'm a singer. I'm not an actress." Okay.
Okay. But I think like I think that was the beauty of working with him, is that I didn't know who he was. I didn't on set, and during our process, it was just a very I guess you could say pure professional collaboration, because of how much we didn't know about each other, that we were really just there for the project. And working with him exposed and helped me understand multiple sides of my artistry myself. I'm not just a singer, and from working with him, I learned that maybe acting is something I want to dive into down the line and explore that part of my artistic self. So, Anisa, we have only 30 seconds. Please tell us about, are you planning to release any song in Pakistan or Future any plans. collaboration about Pakistan? Yes. So many collaborations. I'm going to Pakistan this week, actually, in a couple days, to finish working on some collaborations and to do 3 music festivals and meetings for future possible acting endeavors. Can't wait. Okay. And then we are requesting you to please come us and join us from Exactly. Islamabad studio. So we will talk to you in person. Thank you so much Because for we were joining talking us. about versatile Anisa. Thank you so much for joining us. It's a pleasure talking with you, Anisa. Anisa हमारे साथ मौजूद थी, जो कि अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री में तो अपना नाम बना चुकी है, पाकिस्तान में भी अपना नाम बना रही हैं। हाल ही में उन्होंने अली जफर के साथ एक गाना गाया, जो कि अब जुबान ज़द-ए-आम है और अब वो पाकिस्तान जब आएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे मुलाकात भी करें। ख़वातीन औज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद गज़ल के फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब आप सबके फेवरेट सेगमेंट, गजल के फेवरेट सेगमेंट, बल्कि कहीं ना कहीं ये मेरा भी फेवरेट सेगमेंट है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, के। बिल्कुल हाँ, है। बिल्कुल है। सितारों के हवाले से बात करेंगे कि अगला हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा, और ये आपके जो सितारे हैं उनके हवाले से बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे 2 नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, 051-890-1008 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और 051-2624-946 इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, और ये दाऊद जी से आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली और मायने फल्कियात दाऊद जी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आज के हफ्ते का पूरा कैसे गुजरे का हाल बताएंगे। दाऊद जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं पहले स्टार से। वालेकुम अस्सलाम हसनैन, और गजल के चाहने वालों को बहुत ज्यादा सलाम हो, और चलते हैं एरीज बुर्ज हमल और साथ एबीएन वालों को भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। बुर्ज हमल वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक टैरो कार्ड से देखते हैं कि एरीज वालों का ये वीक कैसा रहेगा। तो एरीज वालों के लिए एक बड़ा मसला या एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट आपके मामलात बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, रुकावटें आएंगी। आप लोगों ने इस वीक में फाइटिंग मोड में रहना है और बड़े फैसले करने की बजाय अपने रुके हुए कामों को लेकर चलना है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह रोजाना पढ़ने से आपकी मदद काफी रूहानी हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास बुर्ज सौर, 21 अप्रैल था 21 मई। बुर्ज सौर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज सौर वालों का ये वीक कैसा रहेगा। तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी, बट अगर आप कोई बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपके ज़ाहरी और रूहानी मामला बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द आप लोगों के मामला को बड़ा रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जौजा, 22 मई था 21 जून, अंसर बादी हवा स्यारा तारन। बुर्ज जौजा का ये वीक कैसा रहेगा। तो बुर्ज जौजा वाले इस वीक में अपने मामला से मुतल्लिका जो रुके हुए हैं उनके बेहतर होने की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे लव कार्ड भी मौजूद है और आपका कद कार्ड बढ़ता हुआ भी नजर आता है, तो काफी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी पे दम करके पीने से आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है कैंसर बुर्ज सरतान, 22 जून था 23 जुलाई, हरूफ का आगाज फे और हे से। कैंसर वालों का ये वीक कैसा रहेगा। तो कैंसर वाले बहुत जबरदस्त और एनर्जेटिक नजर आते हैं, और बड़ी तब्दीली की तरफ ना जाएं, और आप रूहानियत से ज्यादा हेल्प लेंगे तो और ज्यादा काम होंगे। अच्छा जी, आप लोगों के लिए हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम कसरत से पढ़ना बड़ा जबरदस्त रहेगा। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक इस वीक में कैसी रहेगी। तो लियो वाले इस वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि हासदीन का प्रेशर रहेगा, बड़ा करना चाहते हैं, बट एंड ऑफ द वीक में आप कामयाब हो जाएंगे। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कसरत से पढ़ें। नेक्स्ट है जनाब विर्गो बुर्ज सुमला, स्टोरी ऑफ द वीक। तो विर्गो वालों के लिए इस वीक में जो है पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कामयाबी मिलेगी जॉब में भी, और
बिजनेस में भी और मोहब्बत से मुतल्लिका भी चेंजिंग आएगी। तो आप ज़्यादा अपने कामों में हाथ डालिएगा और सूरह इखलास का विर्द आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। नेक्स्ट है जनाब लिब्रा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो फजूल खर्ची वगैरह से बचिएगा और आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है। जजमेंट और खुशियों की एनर्जी है, कोई आपका दोस्त आपकी हेल्प करता हुआ नजर आता है और आपको 6 का अदद और जो दिन सदके के लिए व्हाइट कलर का सदका करेंगे तो सपोर्ट करेगा। स्कॉर्पियो स्टोरी ऑफ द वीक की अगर बात करें तो स्कॉर्पियो वालों को इस वीक में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस मिल सकती हैं। किंग ऑफ कप मौजूद है। अगर आप मीडिया से हैं, मेडिकल से हैं और बिजनेसमैन हैं तो तमाम मामलात बड़े ज़बरदस्त होंगे। आपके पुराने काम होने के चांसेस नजर आते हैं और फाबी रब्बी कुमार तुकज़िबान का विर्द आप लोगों के लिए बड़ा एनर्जेटिक रहेगा। नेक्स्ट है जी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। तो सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में ख्वाहिशें पूरी करने का वीक है। अगर आप कोई गोल्ड या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो जरूर लें। आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत जबरदस्त मदद होगी, कामयाबी मिलेगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना 100 टाइम आपको बड़ा जबरदस्त सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हैं, तब्दीली आ सकती है। अगर आप पैसों से मुतल्लिका कोई काम करना चाहते हैं तो एहतियात कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर निगाह रखिएगा, कहीं लोग आपको नुकसान ना पहुंचाएं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम रोजाना आपके लिए बड़ा सपोर्ट करेगा। एक्वेरियस वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस वाले इस वीक में रुके हुए काम जो आपको नजर आते हैं वो सॉल्व होंगे। खासकर वेडनेसडे से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आप अपने बुजुर्गों के मशवरे से चलें। अगर आपको इमिग्रेशन वगैरह के लिए भी जाना चाहते हैं तो अप्लाई करें, तो उससे आपकी एनर्जी भी बेहतर हो जाएगी और आयतल कुर्सी कम से कम 21 टाइम रोजाना पढ़िएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास बुर्ज हौत पाइसिस। पाइसिस स्टोरी ऑफ द वीक। सुकून रहेगा, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन से मतलब बातचीत हो सकती है, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है और स्मूथली मामलात चलेंगे। आप लोगों के लिए इस वीक में या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाक 100 टाइम रोजाना बहुत जबरदस्त रहेगा। इससे आपकी एनर्जी में पावर मिलेगी। सही हो गया दाऊद जी, जिस तरह से आपने अभी तमाम स्टार्स के हवाले से बताया, उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको आज समझ आ गई होगी क्योंकि बहुत ही प्रोसाइज तरीके से बिल्कुल ऐसी है। अस्मा हमारे साथ मौजूद है कराची से। जी अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम करते हैं आपको सुबह की सोच में। क्या सवाल है आपका? अस्सलाम हसनैन भाई, आपको और आपकी टीम को, दाऊद जी को, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सबको खुश रखे। बहुत अच्छा आगाज किया और बहुत अच्छे सेगमेंट्स आज भी आपने किए। मेरा सवाल है कि दाऊद जी ने मुझे अमल दिया था आयतल कुर्सी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जुमे को कंप्लीट हो गया 313 मरतबा। तो प्लीज 5/4/1983 अब आप मुझे क्या मजीद गाइड करेंगे शादी और सेहत के हवाले से? तबीयत में फर्क पड़ा? तबीयत हल्की हुई? जी अल्लाह का शुक्र है, तबीयत में थोड़ा सा फर्क पड़ा है जी। अब आप चेक करके बताएं कि शादी के जो मामला आपने कहा था ब्लॉकेज आ रही हैं और सेहत में। अस्मा के मामलात को देखते हैं। शादी के मामलात। जी अस्मा के घर के शादी के मामला, अस्मा के मामलात शादी से मुतल्लिका किस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले से नेगेटिविटी दूर हुई है। ये नहीं कि बिल्कुल आपकी नेगेटिव, क्योंकि बहुत ज्यादा असर था अस्मा, आपके घर के ऊपर जादू का इतना असर था कि आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए काफी काम रुके हुए थे बट 3 कार्ड की एनर्जी में आपका एंड का कार्ड बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं सूरह फलक और सूरह नास पानी पे दम करके पीने का मशवरा दूंगा। आप 100 टाइम सूरह फलक पढ़ें, फिर यानी कि अगर आपने सूरह फलक पढ़नी है तो साथ ही सूरह नास पढ़ना है। आप पहले से बहुत बेहतर है, कंधों से वजन दूर हो चुका है, सर का दबाव खिंचाव दूर हो चुका है, घर में पॉजिटिविटी फील होती है। मगर बट जो आप लोगों को खिलाया पिलाया गया है ना, उसका असर खत्म करने के लिए सूरह फलक और सूरह नास रूहानी तौर पे आ रही है। 100 टाइम सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर दम करके सब घर वालों को पिलाएं और 11 दिन का अमल करें। इंशाअल्लाह ताला मजीद बेहतरी होगी। और अल्लाह के घर में देर है, देर नहीं। बट यहाँ पे शादी से मुतल्लिका भी अमल आपको बताए देता हूँ, वो आपने करना वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1100 मरतबा। 2 अमल चलेंगे। सुबह के टाइम फलक और नास वो आपने पानी पे दम करके पीना है, बच्चों को भी, घर वालों को, सबको पिलाएं। और रात के वक्त 1100 मरतबा जो शादी से मुतल्लिका मामला रुके हुए हैं वो पढ़ें। सही। साकिब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं वॉक एंड से। थैंक यू सो मच साकिब फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना सवाल कीजिएगा। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा
मैं डेली आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। आपका देखने का तो शुक्रिया। मेरा ये दाऊद साहब से ये सवाल है कि मेरा बेटा है, 16 नवंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके हवाले से मुझे कोई वजीफा वगैरह बता दें। सही। बेटे का नाम? 9th में है वो, अब्दुल आहद, अब्दुल अहद। अब्दुल आहद और बेटा उसका शाह कौन का है? सही। देखो, आपके बेटे के ऊपर नजर लगी हुई है, असरात नजर आते हैं आपको। बेटे के लिए मैं अमल बता देता हूँ, वो जरूर करें, क्योंकि वो डरता है, उसके मामलात रुके हुए हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा, अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। 11 दिन बेटे की नीयत करके आप उसको पानी पिलाओ और उसके ऊपर दम करो। तो साकिब, आपके अपने भी तबीयत डिस्टर्ब रहती है, आपके सेहत के इश्यूज हैं, आप खुद सूरे फातिहा 11 मरतबा और आयतल कुर्सी 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 11 दिन खुद भी पियो और बच्चे पे भी दम करो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारे साथ सिद्दीक साहब है कराची से। सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सवाल कीजिएगा। सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी, सिद्दीक साहब की लाइन ड्रॉप हो चुकी है। आप जब भी कॉल करें थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि दाऊद जी ने कॉल सुन के उसका जवाब भी देना पड़ता है। हाँ, अक्सर लोग ऐसे ये ही होता है ना कि वो शायद सोचते हैं कि हमारी कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि दाऊद जी ने जवाब भी तो देना होता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि अपना वॉल्यूम टीवी का जो है वो ऑन कर देते हैं, जिस वजह से आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंचने में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होती है और आपकी समझ नहीं आती। तो थोड़ी सी ये इसके ऊपर काम कर लें कि जब भी आप कॉल करें तो आवाज़ अपनी टीवी की बंद रखा करें, बिल्कुल ताकि ऐसे ही है। और वो दाऊद जी, मैं आपको बताऊं ना, हम यहाँ पे बैठे होते हैं ना, जब आपका कोई सेगमेंट होता है, कॉलिंग वाला सेगमेंट होता है दाऊद जी, तो मुसलसल पीछे कॉल आ रही होती है, लेकिन हम Exactly. कॉल इस वजह से ड्रॉप कर देते हैं, किसी का वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है, कोई नाम सही नहीं बताता, कोई उस तरह बात नहीं करता। तो काइंडली आप दाऊद जी से इस्तीफादा उठाइए, लेकिन यह है कि आप प्रॉपर कॉल किया करें, टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें और सिर्फ हम पे कॉल पे बात किया करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी कॉल्स आ रही हैं, जब तक कॉल्स आती हैं दाऊद जी ये बताइएगा कि क्या हालात हैं। फिर अपने हवाले से ही पूछ लेते हैं, क्यों अपने हवाले से ही पूछ लेती हूँ। गजल मिर्जा गालिब की गजल तो नहीं है, आप तो माशाल्लाह एक गजल है, एपीएन की गजल है। बिल्कुल। तो गजल की टैरो कार्ड देखते हैं, गजल का आने वाला वक्त कैसा नजर आता है। तो गजल, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियों का काफी बर्डन है, आपको बहुत फाइट करना है, काफी काम करना पड़ते हैं। बट अच्छा सर, गजल के बाद में पूछते हैं। हमारे साथ है सना शब्बीर मुल्तान से। सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सवाल कीजिएगा। जी सर, मैंने अपने बारे में पूछना है ना कि किस तरह से शादी के मुतालिक पूछना है मैंने। ठीक हो गया। सना शब्बीर हैं, इनको शादी का मसला है। दाऊद साहब, इनकी शादी कब तक होगी? हाँ जी, सना की शादी की क्या सूरत हाल चल रही है, 3 कार्ड से देखते हैं जी। सना की शादी के मामलात, तो सना, शादी से मुतल्लिका रिश्ते आते हैं, रुक जाते हैं, शादी से मुतल्लिका प्रॉब्लम रहती है, बट ये मसला आपका हल हो जाएगा। आपको मैं एक बड़ा जबरदस्त अमल बता देता हूँ, वो आप शुरू करो। आपने 500 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। अमल है 21 दिन का कि शादी से मुतल्लिका तमाम नेगेटिविटी दूर हो। ये अमल करो, आपकी रूहानियत से मुतल्लिका भी बड़ी हेल्प होगी। 21 दिन अमल करके आपने 500 ग्राम मीठा बर्फी ले लें, उसके ऊपर यही आयत करीमा 500 मरतबा पढ़ के किसी फकीर को दे दो, फिर बताना शादी के मामला में कितनी हेल्प हुई। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे। दाऊद जी, बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, चूंकि वक्त की कमी आपको पता है, तो फिर बहुत सी कॉल्स जो हैं हमसे रह भी जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जब जो कॉल्स अभी हम नहीं ले रहे वो हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे इंशाल्लाह। दाऊद, वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। ख़वातीन और हज़रात, आज की हमारी सुबह की सोच, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।